अब हम पढ़ेंगे हमारी चैप्टर की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो बेसिकली रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा ऐसे दी जाती है कि किसी भी पदार्थ में अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन जब होता है तो जो उत्पाद है अभिकारक से बिल्कुल भिन्न होता है, यानी कि उत्पाद के जो रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन होते हैं वो अभिकारक से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या हो गई कि किसी भी पदार्थ में रासायनिक गुण व संगठनों में मूल परिवर्तन होना, जब उत्पाद बनता है तो इन गुणों में परिवर्तन होना, किसमें? रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन में, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं या रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसका पालन करना होता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम का। द्रव्यमान संरक्षण नियम का ये जो नियम है हम रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए लेते हैं। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारी कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो वो कौन कौन सी होती है? तो देखिए, जो पहली अभिक्रिया है हमारी उसे हम कहते हैं संयुग्मन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, यानी कि एडिशन रिएक्शन इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो एडिशन से मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी चीज़ का ऐड करना है, किसी चीज़ को ऐड कराना या दो चीज़ों को ऐड कराना। तो इसकी जनरल अभिक्रिया अपन कैसे लेते हैं? A + B, यानी A और B की अभिक्रिया कराई हमने तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला? AB। तो इसकी परिभाषा कैसे दी जाएगी कि दो या दो से अधिक अभिकारकों की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो बनने वाला उत्पाद एक ही प्राप्त होता है। क्या होता है? एक ही प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे दो या दो से अधिक अभिकारक है और बनने वाला उत्पाद केवल एक है। तो इसका कुछ मैं उदाहरण लेता हूँ आपके सामने। जैसे कार्बन की अभिक्रिया कराई मैंने ऑक्सीजन के साथ, तो जो बनेगा उत्पाद वो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर जो अभिकारक है वो कितने हैं? दो या दो से अधिक। उसी प्रकार मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया मैंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराई तो जो मुझे उत्पाद मिलेगा वो मिलेगा MgO। अब ये देखिए कि जो अभिक्रिया वो संतुलित नहीं है तो इसके संतुलित कर लेते हैं। तो ये जो अभिक्रिया थी वो क्या थी कि दो या दो से अधिक अभिकारकों का संयोग कराने पर एक ही उत्पाद प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। आपको सबको समझ में आ गया होगा कि संयुग्मन अभिक्रिया क्या है। तो इसका एक और उदाहरण ले लीजिए आप। तो देखिए नाइट्रोजन की अभिक्रिया मैंने हाइड्रोजन के साथ कराई तो मुझे क्या मिला? अमोनिया। तो देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों को अभिक्रिया कराने पर एक ही उत्पाद प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुग्मन अभिक्रिया। अब जो हम हमारी अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे वो है वियोजन अभिक्रिया। क्या है? वियोजन अभिक्रिया। ये वियोजन अभिक्रिया हम हमारे अगले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो पहले मैं केवल इसका बेसिक बता रहा हूं। अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक ही उत्पाद से मतलब एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। क्या होता है? दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है। यानी AB को जब आप तोड़ते हो तो आपके बनता है A + B। क्लियर? तो इसका एक उदाहरण लेता हूँ मैं आपके। कैल्शियम कार्बोनेट लिया मैंने, जैसे ही मैं इसको गर्म करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये जो उदाहरण था आपके बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है आपके वियोजन का। इस वियोजन अभिक्रिया को हम हमारे अगले पार्ट में भी डिस्कस करेंगे कि इसके 2000 पार्ट और होते हैं कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो हम हमारे अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे मैंने गर्म किया तो ये क्या प्रोडक्ट था हमारा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। तो जैसे ही मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया तो वो किस में टूटा? कैल्शियम ऑक्साइड में। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर
अभिकारक में तो एक ही है प्रोडक्ट, मतलब जो अभिकारक है वो कितना है, एक ही है, लेकिन जो उत्पाद बन रहा है वो कितने बन रहे हैं, 2 या 2 से अधिक। यहाँ पर क्या होता है कि जो पुराने बंध होते हैं, पुराने बंध वो टूटकर नए बंधों का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, नए बंध का निर्माण करते हैं। तो ये जो उदाहरण था आपके सामने वो किसका था, वियोजन अभिक्रिया का। अब जो अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे हम, उससे पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, जिसे हम कहते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या कहते हैं हम उसे, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी हम उसे कहते हैं। अब ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है तो वो क्या होती है, तो ये कुछ धातुओं पर डिपेंड करती है। तो मैं उस धातुओं के नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, फिर आपका आ जाएगा कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ ऊपर तो अलग रंग से लिखे हैं, नीचे अलग रंग से, तो इसका रीज़न ये है कि ये जो हाइड्रोजन है इस विद्युत रासायनिक श्रेणी का एक मूल बिंदु माना जाता है। तो इस मूल बिंदु से अगर हम ऊपर जाएंगे तो जो तत्व हैं ये, तो उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। क्या बढ़ती है, क्रियाशीलता बढ़ती है। यानी हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो तत्व हैं, ये जितनी भी धातुएं हैं, ये क्या है, थोड़ी पावरफुल है, ये अधिक क्रियाशील है। क्या है, अधिक क्रियाशील है। और हाइड्रोजन से नीचे वाली जितनी धातु है, ये क्रियाशीलता इनकी क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, इनकी क्रियाशीलता कम होती है। अब जो हम अभिक्रिया पढ़ेंगे वो हमारी अभिक्रिया, जो तीसरी अभिक्रिया है वो इसी के आधार पर दी जाती है, वो है हमारी विस्थापन अभिक्रिया, या इसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इस अभिक्रिया में ये होता है कि किसी दो अभिकारक तो होते ही हैं हमारी अभिक्रिया में, तो इसमें क्या होता है कि एक अभिकारक का परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह से प्रतिस्थापित हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इनमें से क्या होता है, यहाँ पर एक रिएक्शन ले लेता हूँ मैं आपके सामने छोटी सी। देखिए यहाँ पर A और B ने बंध बना रखा है, अभिक्रिया कराई मैंने C बॉन्ड D से, तो जो प्रोडक्ट बनेगा प्रतिस्थापन के अकॉर्डिंग वो बनेगा AC प्लस BD। ये प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा। तो मैं इसमें AC और BD का मतलब मैं समझा देता हूँ कि AB में जो कम क्रियाशील होगा, यानी ये जो दो प्रोडक्ट हैं, जो हमारे अभिकारक हैं AB CD, इनमें जो कम क्रियाशील होगा या जो ताकतवर होगा वो कमज़ोर को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। मान लीजिए यहाँ पर जो ये B है ये कमज़ोर है, क्या है, हमारा कमज़ोर है, यानी इनमें से कोई है। और मान लीजिए जो C है वो क्या है, पावरफुल है, प्रबल है, ताकतवर है, वो क्या करेगा, इस B को प्रतिस्थापित करके खुद यहाँ आ जाएगा, और ये जो B है प्रतिस्थापन होकर यहाँ आ जाएगा। क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं, क्योंकि जो पावरफुल होता है वो कमज़ोर को प्रतिस्थापित कर देता है। इसका आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो ज़्यादा पैसे वाला है वो गरीब को दबाता है, वो उसको प्रतिस्थापित कर देता है। तो इसका हम एक रिएक्शन ले लेते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मानी जाती है कि कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जब आप जिंक धातु के साथ कराते हो, जिंक के साथ, तो क्या होगा। अब आप देखिए कि ये जो जिंक है ये पावरफुल है, प्रबल तत्व है हमारा, क्या है, प्रबल तत्व है, किससे, कॉपर से। तो ये क्या करेगा, कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा और खुद बना लेगा जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग कर देगा। तो ये जो अभिक्रिया थी वो किसकी थी, हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी। तो इसमें क्या हुआ कि जो पावरफुल धातु है वो कमजोर धातु को प्रतिस्थापित कर देती है और
खुद उस कमज़ोर धातु की जगह आकर बैठ जाती है और उस कमज़ोर धातु को अलग कर देती है। तो ये किसका उदाहरण था हमारा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। अब पढ़ेंगे इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया। जो भी हमारे ये दोनों विस्थापन अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, प्रतिस्थापन और द्विविस्थापन, वो विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर दी जाती है। अगली है वो क्या है आपके द्विविस्थापन। इसमें क्या होता है कि दो अभिकारक होते हैं, दो अभिकारक यौगिक होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? दो अभिकारक के यौगिक होते हैं और वो जो दो अभिकारक के यौगिक होते हैं उनमें दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दोनों यौगिक आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार जैसे मैंने पहले जो उदाहरण लिया था आपका, वो मैं यहाँ पे भी लेना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज करूँगा इसमें। क्या कि इसमें अभिक्रिया बना है AD ने प्लस BC। अब देखिए कि A ने किसके साथ अभिक्रिया करी? D के साथ, और B ने C के साथ। तो इसमें क्या हुआ? द्विविस्थापन हुआ। उसमें केवल एक सिंगल विस्थापन हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? द्विविस्थापन हो रहा है, यानी दो चीज़ें आपस में चेंज हो रही है। क्या हो रही है? दो वस्तुएं आपस में चेंज हो रही है, दो अभिकारक आपस में चेंज हो रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि क्या होगा? इसमें भी कमजोर और प्रबल धातु का देखा जाता है। तो जो इसका उदाहरण है वो मैं लेने जा रहा हूँ आपके सामने। ये कॉपर सल्फेट लिया मैंने और मैंने इसकी अभिक्रिया कराई आपके NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। NaOH के साथ जैसे ही अभिक्रिया कराता हूँ तो अब देखिए कि जो कॉपर है वो सोडियम से नीचे आता है। देखिए इसमें सोडियम ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो क्या होगा? ये जो सोडियम है इस कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा, खुद यहाँ आ जाएगा। तो प्रोडक्ट बनने वाला क्या बनेगा हमारा? ये Na2SO4 प्लस CuOH का होल ट्वाइस। क्या बनेगा? Na4OH का होल ट्वाइस। अब इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया। क्लियर? अब देखिए कि कॉपर क्या था? वीक था, कमजोर था, कम क्रियाशील था। और ये अधिक क्रियाशील था। तो अब देखिए कि जो अधिक क्रियाशील था उसने कम क्रियाशील को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया, और दोनों में ये जो चीज़ थी उन्होंने भी स्थान बदल लिया है। इसने तो करा सोडियम के साथ और इसने करा कॉपर के साथ। तो देखिए, तो ये जो रिएक्शन थी वो क्या थी? द्विविस्थापन अभिक्रिया थी। ये जो चारों अभिक्रिया मैंने आपके सामने अभी बताई है, ये इस चैप्टर की बहुत ही ईजी रिएक्शन मानी जाती है। तो जो ये ईजी रिएक्शन है, बहुत ईजी है, बस आपको इसमें लास्ट की जो 2 अभिक्रियाएं हैं उनमें आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी का पता होना जरूरी है, वरना आप ये जो प्रतिस्थापन है और जो द्विविस्थापन अभिक्रिया है वो आप नहीं कर पाओगे। तो आई होप कि आपको ये जो चारों रिएक्शन है वो समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर की ये सबसे इजी रिएक्शन मानी जाती है। अगर आपको इन रिएक्शन के और एग्जांपल्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको चैप्टर के नोट्स भी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप पे कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ डिस्कस कीजिए कमेंट बॉक्स में, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।